बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ख़ैर रखली इसमें आतिफ वक्कास और ये लेक्चर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 वर्क एंड एनर्जी का। इसमें आज हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर जो है अप्लाई करेंगे और इससे जितनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपके मुख्तलिफ एंट्री टेस्ट में आ सकते हैं तो वो डिस्कस करेंगे। फिर हम पावर के ऊपर बात करेंगे, पावर के मुख्तलिफ फार्मूले डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर भी कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। चूँकि लास्ट लेक्चर में हमने ऑलरेडी पोटेंशियल एनर्जी के मुतालिक बात की थी और मैंने आपको बताया था कि किसी कंजर्वेटिव सिस्टम के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम हमेशा कांस्टेंट रहता है। जिस भी वक्त आप उसकी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम देखें वो कांस्टेंट रहता है, यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी उसकी कांस्टेंट रहती है। आज हम ये डिस्कस करेंगे कि इस पे किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और फिर ये देखेंगे कि अगर हम उन फोर्सेस को भी कंसीडर करें जो जिसकी वजह से एनर्जी लॉसेस होती हैं तो यही वर्क एनर्जी प्रिंसिपल किस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो लास्ट टाइम मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल जो है फॉर कंजर्वेटिव सिस्टम ये है कि W इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी प्लस चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। और चूँकि टोटल वर्क ज़ीरो होता है तो फिर हम काइनेटिक एनर्जी के अंदर जो चेंज है और पोटेंशियल एनर्जी के अंदर इस वर्क की वजह से जो चेंज आई है उन दोनों का सम ज़ीरो है। अब ये हो सकता है कि काइनेटिक एनर्जी में चेंज आई हो लेकिन उतनी चेंज फिर पोटेंशियल एनर्जी में भी आई होगी, यानी ये चेंज जो है इंटर कन्वर्ट होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी का चेंज पोटेंशियल में जा सकता है, पोटेंशियल में चेंज काइनेटिक में जा सकता है, लेकिन ओवरऑल जो है वर्क ज़ीरो है, यानी एनर्जी के अंदर टोटल मैकेनिकल एनर्जी के अंदर जो है चेंज ज़ीरो है। तो ये काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल मैं सिर्फ के लिख रहा हूँ और पोटेंशियल एनर्जीज़ के लिए मैं सिंबल U यूज़ करूँगा, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल। ये थोड़ा सा चूँकि आमतौर पर टेक्स्ट में यूज़ होता है तो मैं भी ये कन्वेंशनल यूज़ कर रहा हूँ। ये ज़ीरो है तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि जी काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, क्योंकि ये उधर जाकर प्लस हो जाएगा, ये जो है इनिशियल वाला ये भी उधर जाकर प्लस हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल फाइनली जो किसी और टाइम पे दैट इज़ इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, तो इनका सम कांस्टेंट रहता है। अब इस पे कई तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं और इंतहाई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। हम पहले इसको ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर डिस्कस करते हैं। ग्रेविटेशनल फील्ड, इसमें जब मोशन डाउनवर्ड हो रही हो यानी फॉलिंग है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स के लिए कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे फॉल हो रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उसमें आप लिखेंगे लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आई है एंड दैट वुड बी इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी में लॉस आई है, काइनेटिक एनर्जी में गेन आई होगी। और लॉस किस तरह से आप रिप्रेजेंट करेंगे, U फॉर पोटेंशियल एनर्जी, तो U इनिशियल, लॉस हमेशा इनिशियल माइनस फाइनल लिखा करें, इनिशियल माइनस फाइनल, और गेन हमेशा फाइनल माइनस इनिशियल लिखा करें। ये बड़ा सिंपल ट्रिक है, आपको याद होना चाहिए। तो इस तरह फॉर एग्ज़ाम्पल आप इनिशियली किसी ऑब्जेक्ट को किसी हाइट पे कंसीडर कर लेते हैं, ये कोई ऑब्जेक्ट है और किसी लेवल से किसी हाइट पे ये, तो इसकी इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट वुड बी mgh
और इस लेवल पे आप पोटेंशियल एनर्जी को ज़ीरो एज्यूम कर सकते हैं। ये रिलेटिव पोटेंशियल एनर्जी की मैं बात कर रहा हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे लिख लूँगा mghi, ये कोई इनिशियल हाइट थी विद रिस्पेक्ट टू सम रेफरेंस लेवल, जो भी रेफरेंस लेवल चूज़ किया है, या इसको आप कहते हैं इनिशियल लेवल ये है, फाइनल लेवल तो यहाँ पर mghf होगा, और ये रेफरेंस लेवल से जिस भी हाइट पे है तो इसका h इनिशियल होगा। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी उसकी इनिशियली अगर वो ऊपर था तो फिर इसको आप इनिशियल पॉइंट कह दें और इस पॉइंट को आप फाइनल कह दें, तो ये फाइनल हाइट होगी और ये इनिशियल हाइट होगी। तो ये डिपेंड करता है मोशन किस तरह से हो रही है। तो ये इनिशियल हाइट है माइनस फ्री डाउनवर्ड मोशन है, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा क्या, mgh फाइनल। राइट हैंड साइड पे अगर आप देखें तो वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी का आप फार्मूला जानते हैं, हाफ mv²। नाउ हाफ mvf² फॉर फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड माइनस हाफ mvi²। अब आप देख सकते हैं कि इन सब में m भी मौजूद है लेफ्ट हैंड साइड पर और g भी मौजूद है, तो मैं mg यहाँ पर कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा hi माइनस hf, और राइट हैंड साइड पर हाफ m दोनों में है तो उसको भी कॉमन ले लेता हूँ, vf² माइनस vi², एंड देन m कैन कैंसल आउट बिकॉज दोनों साइड पे मौजूद है, और hf और hi की जो है वो वैल्यूज़ गिवन होंगी। फाइनल और इनिशियल वेलोसिटीज़ में से एक वेलोसिटी गिवन होती है। कभी कभी कहते हैं कि ड्रॉप फ्रॉम सर्टन हाइट गिवन होती है और वहाँ से ड्रॉप किया तो आप या रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, सो उसके लिए आप vi फिर ज़ीरो पुट कर सकते हैं वेलोसिटी। जनरल फॉर्म, अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसका ये फार्मूला है, hi माइनस hf इज़ इक्वल टू हाफ v फाइनल स्क्वायर माइनस v इनिशियल स्क्वायर। तो आगे हम चलते हैं इस पे, जब इसको ऊपर के किसी ऑब्जेक्ट को फेंकेंगे तब क्या होगा। सो राइजिंग ऑब्जेक्ट्स, ये तो फॉलिंग ऑब्जेक्ट था ना, राइजिंग ऑब्जेक्ट के लिए क्या होगा। राइजिंग ऑब्जेक्ट जो है और इसमें हमने याद रहे, पहले भी मैंने कहा है कि इस वक्त हम फ्रिक्शनल फोर्सेस को या लॉसेस को कंसीडर नहीं कर रहे, ठीक है। तो जब कोई चीज़ ऊपर जाती है तो उस केस में लॉस होता है जी पोटेंशियल एनर्जी में, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि नीचे से आप उसको किसी काइनेटिक एनर्जी के साथ थ्रो करेंगे और वो इनिशियली उसकी स्पीड ज़्यादा होती है, फिर जो वो ऑब्जेक्ट राइज होती है तो स्पीड में कमी आती है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस होता है। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज़ गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, एंड लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज़, मैंने कहा पहले भी कि काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी अगर आपने लॉस की बात करनी है तो इट इज़ इनिशियल माइनस फाइनल, एंड गेन की अगर आप बात करते हैं जिसमें गेन आया हुआ है तो फिर वो फाइनल माइनस इनिशियल होगा। और इस सब के पीछे रीज़न ये है ताकि पॉजिटिव वैल्यूज़ आएँ, दोनों साइड पे एनर्जीज पॉजिटिव होती। तो इसमें भी आप वही सूरत हाल है, फाइनल ये लिख सकते हैं, मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ, हाफ m इन दोनों में मौजूद होगा और ये vi² है और इसमें vf² होगा। सिमिलरली mg दोनों साइड पे होगा, दोनों में होगा तो hf माइनस hi, और अगर मैं m कैंसिल आउट कर दूं तो आप देख सकते हैं वंस अगेन वही फार्मूला आपके पास आया, लेकिन इस दफ़ा इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, एंड दैट इज़ g hf माइनस hi।
अब मैं इस पे एक प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, ये भी उसमें यूज़ होगा और फिर दूसरा प्रॉब्लम इस पे सॉल्व करते हैं फॉर एग्जांपल। और ये इस तरह के क्वेश्चंस आपकी फर्स्ट ईयर के फेडरल बोर्ड या केपी की टेक्स्ट बुक में भी हैं, एग्जाम एक्सरसाइज में भी और एग्जाम्पल्स में पंजाब टेक्स्ट में भी मौजूद होंगी अगर आपके पास अवेलेबल है। तो फॉर एग्जांपल एक हाइट है, कोई ब्रिज है और इस लेवल पे फॉर एग्जांपल पानी है और इस ब्रिज से ब्रिज किसी हाइट पे है, लेट सपोज वो ब्रिज जो है वो वाटर की सरफेस से जो है वो 15 मीटर हाई है, 15 मीटर ऊपर है। और अब मैं उस हाइट से इस ऑब्जेक्ट को कि जिसका मास 1 kg है, ठीक है, और रिलीज़ करता हूँ, तो ये जब फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे मैं एक पॉइंट मार्क कर लेता हूँ एंड दैट इज़ 10 मीटर हाई। तो जब ये इस हाइट तक पहुँचेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, और जब ये ग्राउंड पे पहुँचेगा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी। अब इस सेटअप को यूज़ करेंगे। ऊपर से नीचे मोशन है, फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो हम पहला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जो हमने डिस्कस किया। इसमें मैंने आपको बताया है GHI माइनस HF इज इक्वल टू हाफ VF² माइनस VI²। तो देखें मास गिवन है लेकिन उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। अगर आपसे काइनेटिक एनर्जी मांगी होती इस हाइट पे तो फिर आप उसको मास को भी यूज़ करते, क्योंकि काइनेटिक एनर्जीज में मास मौजूद होता है। तो बहरहाल हमें चूँकि पहले यहाँ पर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो मैं इनके नाम रख लेता हूँ लेवल्स के। इस लेवल को मैं A कहता हूँ, इस लेवल को B कहता हूँ, इस लेवल को C कहता हूँ। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो VA होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो VB होगी, यहाँ पे जो वेलोसिटी है वो VC होगी। ये जो हाइट है HA है और ये जो दूसरी हाइट है इसको मैं मान लेता हूँ HB, क्योंकि ये पॉइंट B की हाइट है, और इसको मैं ज़ीरो हाइट पे मान लेता हूँ और यहाँ पे ज़्यूम कर लेता हूँ कि जी पोटेंशियल एनर्जी ज़ीरो होगी। इसको मैंने ज़ीरो पे ज़्यूम कर लिया है। अब चूँकि इस हाइट के लिए अगर हम ये फार्मूला इस्तेमाल कर लें, ये वाला फार्मूला, तो इसमें हाइट इनिशियल आपके हिसाब से क्या है? हाइट इनिशियल तो ये है ना, HA है, और हाइट फाइनल क्या है? HB है। तो मैं ये फार्मूला इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे देखते जाएं। ये फार्मूला मैं दोबारा लिख लूँगा, कोई बात नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिख लूँ हाइट इनिशियल दैट इज़ इक्वल टू HA दैट इज़ इक्वल टू 15 मीटर, और फिर इसको HB मान लेता हूँ या हाइट फाइनल मान लेता हूँ। ये A और B ये जो मुख्तलिफ पॉइंट्स मैंने लिख लिए, ये आसानी के लिए है, आपके लिए जो आसान हो आप वो तरीका इस्तेमाल करें। लेकिन यहाँ पर H फाइनल फिर आप लिख लें। H फाइनल मेरे पास क्या है? B पॉइंट के ऊपर जो उसकी हाइट है दैट इज़ 10 मीटर। अब मुझे क्या चाहिए? वेलोसिटी चाहिए। इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है। क्यों ज़ीरो है? VA असल में इनिशियल वेलोसिटी है और वो ज़ीरो है। वो इसलिए ज़ीरो है कि रेस्ट से रिलीज़ किया गया है। अब एक ही चीज़ अननोन है एंड दैट इज़ V फाइनल। फॉर दिस पर्टिकुलर केस V फाइनल इज़ VB, एंड नाउ टू कैलकुलेट दैट वी नीड वी नीड दैट फार्मूला। तो उस फार्मूला में आप वैल्यूज़ पुट कर लें। G की वैल्यू में ये इधर लिख लेते हैं, फार्मूला HI माइनस HF इज़ इक्वल टू हाफ VF² माइनस VI², ये हो जाएगा। अब I तो HA है, F जो है HB है, ये VB है, ये VA है। अब आप देख सकते हैं सिंपल है, सिर्फ एक चीज़ अननोन है, ये तो ज़ीरो है, तो यहाँ पर हाफ VB² हो जाएगा, और यहाँ पर GA भी मालूम है 15 है, HA सॉरी, और HB भी मालूम है 10 है, और G की वैल्यू भी 10 है। ग्रेविटी 9.8 है, लेकिन आसानी के लिए फ़िलहाल मैंने 10 पुट किया। तो 10 मल्टीप्लाइड विथ 5, यहाँ से 5 आएगा, और यहाँ पर 1/2 है VB²। तो ये 2 इधर आ जाएगा, 25 = 100, और 100 इज़ इक्वल टू
वी बी स्क्वायर। तो ये स्क्वायर है स्पीड का, ये स्पीड नहीं है, तो इसलिए इसका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो वी बी इज स्क्वायर रूट ऑफ 100 एंड दैट इज़ 10। तो ये हो जाएगा। तो इस तरह से ये प्रॉब्लम आप सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर ये एंट्री टेस्ट वगैरह में आ जाता है तो वहाँ पर आपने टाइम बचाना है। तो टाइम बचाने का फिर आप ये याद रखें कि अगर तो रेस्ट से रिलीज़ किया जाए तो वैसे भी VA 0 होता है, और मुकम्मल तौर पर ग्राउंड पे मांगा जाए, अक्सर इस तरह का क्वेश्चन होता है। तो ये VC वाली सिचुएशन में आप शॉर्टकट डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी mgh लिख लें, गेन इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर लिखें, यानी m कैंसल v का डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करें 2gh स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लिख लें। अब इस दूसरे केस के लिए मैं डायरेक्ट ये वाला फार्मूला इस्तेमाल करूँगा, लेकिन याद रहे हाइट HA लिखनी है क्योंकि टोटल हाइट आपने कंसीडर करनी है। तो ये दूसरा कैसे होगा, इसमें आप v इज़ इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू ये जो हाइट है दैट वाज 15 है, एंड 150 मल्टीप्लाइड विद 2 ये आता है 300 का आप स्क्वायर रूट निकालें तो ये आता है अराउंड अबाउट 17.3 कर लेते हैं, इतने मीटर पर सेकेंड। 17 पता है, इतना तो हो सकता है। बहरहाल तो ये शॉर्टकट तब आप यूज़ करेंगे जब रेस्ट से रिलीज़ किया जाए और ज़ीरो लेवल पे मांगा जाए, बिल्कुल ग्राउंड पे, क्योंकि इसमें मैंने कहा भी था कि मैंने VC को या वाटर लेवल इस केस में आप ज़ीरो लेवल मान लें तो आप आसानी से ये फार्मूला इस्तेमाल करके टाइम बचा सकते हैं। अब कभी ये कहा जाता है कि नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया, नीचे से ऊपर किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो किया है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी गिवन होती है और आपसे उसकी फाइनल वेलोसिटी मांगी होती है। तो ऐसी सूरत में आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल एक ऑब्जेक्ट है, इनिशियल वेलोसिटी इसकी इनिशियल वेलोसिटी है फॉर एग्जांपल 40 मीटर पर सेकेंड, और इसको आप ऊपर थ्रो करते हैं और आपसे कहा जाता है कि जी ज़्यादा से ज़्यादा वो किस हाइट तक पहुँचेगा, या ये पूछा जाए कि जी जब उसकी स्पीड जो है हाफ हो जाए तो ये किस हाइट तक पहुंचा होगा। तो दोनों हम सॉल्व कर लेते हैं। पहले ये कि जब ये किस हाइट तक पहुंचेगा, तो ये बड़ा आसान है। इनिशियल हाइट को आपने 0 एज्यूम कर लेना है और जिस हाइट तक ये पहुंचेगा कुछ देर के लिए रुकेगा। सो टू विच हाइट does it reach if thrown upward with 40 मीटर पर सेकेंड। अब इसमें यह है कि आपने वो वाला फार्मूला इस्तेमाल करना है कि गेन इन लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, सो हाफ mvi स्क्वायर माइनस vf स्क्वायर, ये लिखा था हमने, m और m दोनों साइड पे कैंसिल हो गए थे, और g h फाइनल माइनस h इनिशियल लिखना था, ये लिखना था ना। तो अब h इनिशियल को तो हमने 0 मान लिया और v फाइनल भी 0 मान लेते हैं क्योंकि ये एक मैक्सिमम हाइट पे पहुंच के 0 हो जाएगा। तो अगर आपने हाइट फाइंड करनी है तो hf उधर छोड़ दें, g इधर ले आएँ, तो vi स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2g दैट इज़ इक्वल टू hf। जिस हाइट तक ये पहुंचेगा तो वो हाइट फ़ौरन फाइंड हो जाती है। 40 का स्क्वायर लें और इस फार्मूला में अगर पुटिंग कर लें, h फाइनल इज इक्वल टू 40 का स्क्वायर लेना है तो 40 मल्टीप्लाइड विद 40 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड विद 10, 0 कैंसल्स विद 0, 2 विद दिस 4 एंड वी गेट 80 मीटर। So from here we get 80 meter. So 80 meter is the result of this question. अब अगर ये पूछा जाए कि जिस हाइट पे इसकी मतलब स्पीड हाफ हो जाए वो कौन सी हाइट होगी, तो फिर आपको ऑलरेडी ये कहा गया है कि जी वी फाइनल इस दफ़ा 0 नहीं है बल्कि 20 है, तब ये इस तरह हो जाएगा हाफ
वी इनिशियल तो आपको मालूम है 40, उसका स्क्वायर है 40 स्क्वायर, और वी फाइनल जो है वो कहते हैं 20 हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर। और अब भी आपने उसी हाइट से इसको ऊपर फेंका है, हाइट इनिशियल 0 है, तो आप ये लिख सकते हैं कि ओनली जी की जगह 10 लिख लें और हाइट फाइनल ही आप अननोन है, तो आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ऐसी सूरत में ये 2 उधर मल्टीप्लाई भी हो सकता है, या ये सिंप्लीफाई कर लें, 10 इधर आ जाएगा 20 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 40 मल्टीप्लाइड विथ 40, सो 1600, और ये 400, and that is H final. Now if you solve this, you get 1200 divided by 20, that is H final. So H final is 60. So ये 60 मीटर तक राइज करेगा, तब स्पीड हाफ हो चुकी होगी, 20 मीटर पर सेकंड हो चुकी होगी। तो इसके लिए भी आप यही फार्मूला याद रखें, जो भी हो। अगर तो 40 नहीं गिवन और फिर कहा जाए कि वो कौन सी हाइट है, यानी सिर्फ फार्मूला पूछा जाए हाइट फाइनल का कि वो कौन सी हाइट होगी जिस पे स्पीड हाफ हो जाए या 1/3 हो जाए या 1/10 हो जाए या जो भी कहे, तो आपने इसी जनरल फार्मूला को मैं दोबारा लिखता हूँ थोड़ा सा क्लियर, इसको यूज़ करना है। यानी चूँकि इस दफ़ा अगर ऊपर ऑब्जेक्ट जा रहा है तो हमने हाफ लिखा था, वी इनिशियल स्क्वायर लिखा था माइनस वी फाइनल स्क्वायर, एंड देन ऑन राइट हैंड साइड वही चीज़ जी एच एफ माइनस एच आई। अब वो कहते हैं कि जी वी फाइनल जो है इनिशियल का हाफ है, तो आप इनिशियल को वी पुट कर लें और वी फाइनल को 1/2 वी पुट करेंगे, लेकिन इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, तो ये आपके जहन में हो। एंड देन जी एच फाइनल अर्थ लेवल से फेंका है या जिस लेवल पे आपने इनिशियली लिया है तो वो 0 है, तो इसलिए हम एच आई को इस केस में भी 0 पुट कर सकते हैं। लेकिन अगर किसी और रेफरेंस हाइट की बात की गई हो तो वो भी आप साथ यूज़ करेंगे। तो ये इसको सिंप्लीफाई करें, ये वी स्क्वायर है और ये 1/2 का स्क्वायर होगा, तो ये क्वार्टर ऑफ वी स्क्वायर होगा। तो वी स्क्वायर से उसका क्वार्टर सब्ट्रैक्ट हो जाए तो हमारे पास 3 क्वार्टर्स आ जाते हैं, 3 क्वार्टर्स आ जाते हैं, क्योंकि इसको 4/4 भी लिख सकते हो। तो 4/4 से 1/4 सब्ट्रैक्ट होगा, 3/4 होगा, और वो 1/2 इंटू 3/4 वी स्क्वायर ये हो जाएगा। साथ में इस साइड पे चूँकि एच आई मैंने कहा हम 0 पुट कर सकते हैं, तो जी एच हो जाएगा, और इस फार्मूला को अब आप रीअरेंज करके रिक्वायर्ड रिजल्ट लिख सकते हैं जो भी मांगा है। तो इस तरह से आप ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं उस केस की तरफ जाता हूँ जब आप फ्रिक्शनल लॉसेस को भी साथ में कंसीडर करेंगे, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी साथ में कंसीडर करेंगे। तो अगर मैं वर्क एनर्जी थ्योरम इन रेजिस्टिव मीडियम की बात करूं तो सिचुएशन यूं होगी कि अपवर्ड मोशन है, लाइक या पहले फॉलिंग के लिए बात करूं। फॉलिंग के केस में लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, अब जिसमें लॉस होता है उसको अकेला इक्वेशन की एक साइड पे लिखें, जिसमें गेन होता है उसके साथ फ्रिक्शन के लॉसेस भी ऐड करें। लाइक काइनेटिक एनर्जी में गेन भी आएगी, लेकिन साथ साथ ये लॉस का कुछ हिस्सा वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन होगा, वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन। फिर इसमें फॉर एग्जांपल लॉस जो है एम जी एच इनिशियल माइनस एच फाइनल इस तरह होगा, गेन जो है हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर माइनस वी इनिशियल स्क्वायर होगा, बाकी बातें तो वैसे ही होंगी। वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन के लिए आप एफ
और साथ में मैं कोई डिस्टेंस के लिए सिंबल यूज़ कर लेता हूँ एस। आपने इसकी जगह वो लेंथ पुट करनी है, वो डिस्टेंस पुट करना है जिस डिस्टेंस तक वो फ्रिक्शन लगता रहा है। तो अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे ड्रॉप करते हैं तो हो सकता है ये इस हाइट इनिशियल के बराबर भी हो, ये एस, ये हाइट इनिशियल के भी बराबर हो सकता है अगर थ्रू आउट आपने फ्रिक्शन को कंसीडर किया हुआ है। यानी आप कोई ऑब्जेक्ट हवा में किसी हाइट से रिलीज़ करते हैं और वो नीचे आता है, तो अगर आप उस फ्रिक्शन को साथ में कंसीडर करते हैं तो हाइट इनिशियल और ये डिस्टेंस आपस में सेम होंगे। इस पे जब मैं प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, आज तो नहीं कर सकता, लेक्चर काफ़ी लेंथी हो जाएगा, नेक्स्ट लेक्चर में इस पे एक दो प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा तो उसमें आपको मैं समझा दूंगा कि इससे मेरा क्या मतलब है। तो ये इस एच इनिशियल के इक्वल हो सकता है एच फाइनल हम ज़ीरो पुट कर लें जब ग्राउंड लेवल हो, तो ऐसी सूरत में एच इनिशियल और एस बराबर होंगे। लेकिन एक सूरत ये भी हो सकती है कि ये बराबर नहीं हो, और वो ये सूरत होती है कि फॉर एग्ज़ाम्पल एच आई और एच एफ आपस में सब्ट्रैक्ट होकर कोई हाइट दे देते हैं जिसको मैं एच कह देता हूँ, तो यहाँ पर सिर्फ एम जी एच हो जाएगा। और किसी टेबल पे एक कील ऐसे है कड़ा हुआ है और ऊपर से एक पत्थर इसके ऊपर नीचे आके लगता है। अब अगर हम हवा की उस पत्थर के ऊपर जो फ्रिक्शन है उसको इग्नोर कर लें और जब ये पत्थर इस पे लगे और ये इस सरफेस के अंदर पेनेट्रेट हो और इस सरफेस और इस कील के दरमियान की फ्रिक्शन की वजह से जो वर्क होता है, अगर वो कैलकुलेट करना चाहें तो फिर ये S जो है उस x के इक्वल होगा, उस डिस्टेंस के इक्वल होगा जो वो कील उस वुडन ब्लॉक या जिस चीज़ में वो पेनेट्रेट हुआ है उसके अंदर कवर करता है, तो हम वो डिस्टेंस लेंगे। तो ये S उस सूरत में फिर कुछ और होगा। लेकिन अगर आप थ्रू आउट मोशन की फ्रिक्शन कंसीडर करना चाहते हैं तो पूरे पाथ की लेंथ को हम एस कंसीडर करेंगे, ये बात याद रखना है। और अगर तो राइजिंग की बात है तो उसमें ये होगा कि चूँकि काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा तो आप ये लिखेंगे गेन इन पोटेंशियल एनर्जी एंड देन इस गेन के साथ ही आप वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन भी कंसीडर करेंगे। कुछ स्टूडेंट साइन कन्वेंशन में गलती कर लेते हैं, याद रहे जिसमें लॉस आता है उसको एक साइड पे लिखना है और बाकी दोनों को प्लस में राइट साइड पे लिखना है। क्लियर है? और लॉस बताया है कि इनिशियल माइनस फाइनल होता है और गेन भी बताया है कि फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। दैट इज़ देन हाफ m vi square minus vf square and gain is m g h final, I should write minus h initial and then f s, और s के बारे में ऑलरेडी बता चुका। सो अब मैं फाइनली इसको इसलिए रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मज़ीद इस पर मैं प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकता। कुछ प्रॉब्लम्स कल के लिए नेक्स्ट लेक्चर के लिए छोड़ देते हैं, इस पर नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। लेकिन पावर की बात करना ज़रूरी है, पावर इंतहाई इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वैसे नेक्स्ट लेक्चर में भी पावर पे बात होगी क्योंकि हम इफ़िशेंसी वगैरह मशीन्स की डिस्कस करेंगे, तो उधर भी उसका जिक्र आएगा। पावर क्या है? बुनियादी तौर पे मैकेनिक्स में पावर की जो डिफिनीशन है वो मैं यूँ कर सकता हूँ, द टाइम रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी किस रेट से वर्क हो रहा है इसे पावर कहते हैं। लेकिन इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है कि द टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी, एनर्जी के अंदर टाइम गुजरने के साथ साथ चेंज से मुराद ये है कि एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो, किस रेट से कन्वर्ट हो रहा है, ये भी पावर है।
किस रेट से एक ऑब्जेक्ट जो है वर्क कर रहा है, एक एजेंट है वो वर्क कर रहा है, तो ये भी पावर है। और अगर मैं एग्जांपल्स दूं तो एग्जांपल यूँ हो सकती है कि फॉर एग्जांपल पंखा है, पंखा इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी बनाता है, तो हम देखते हैं कि इसको कितनी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है और उसको कितनी तेज़ी के साथ मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो इसका पावर ज़्यादा है। जनरेटर है, अगर उसका पावर ज़्यादा है तो इसका मतलब ये है कि वो कितनी तेज़ी के साथ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहा है, यानी एनर्जी को कितनी तेज़ी के साथ कन्वर्ट कर रहा है। मैथमेटिकली इसको लिखेंगे तो मज़ीद आपको क्लियर हो जाएगा। मैथमेटिकली ये वर्क और टाइम का रेशो है, पावर इज़ W/T। अब ये एवरेज पावर की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो फिर इसका मतलब है टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। लेकिन इंस्टेंटेनियस पावर भी हो सकता है कि वो वर्क कांस्टेंट नहीं हो रहा, तो फिर वो इंस्टेंटेनियस वर्क जो होता है फिर हम लिमिट लेते हैं, डेल्टा टी अप्रोच टू ज़ीरो ले लेते हैं, और वर्क का एक छोटा सा टुकड़ा, एक शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में जो होता है वो इंस्टेंटेनियस पावर होता है। सो वर्क पर यूनिट टाइम। सो इस पे इसके मज़ीद फार्मूले भी बन सकते हैं। वर्क की मुख्तलिफ मैथमेटिकल फॉर्म्स हो सकती हैं। वर्क चेंज इन एनर्जी के भी इक्वल है, और मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में कि वर्क इज़ इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अगर सिस्टम में सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, मतलब फ्री सिस्टम है, तो वर्क इज़ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर वो कंजर्वेटिव सिस्टम में है तो वर्क इज़ इक्वल टू आल्सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो W इज़ इक्वल टू mgh फॉर द केसेस जब हम ऑब्जेक्ट को ज़मीन से ऊपर उठाते हैं या वो ऊपर से नीचे आते हैं, तो वर्क का मैग्नीट्यूड mgh होगा। डायरेक्शन वर्क की आप बता सकते हैं कि कब पॉजिटिव होगा कब नेगेटिव होगा, वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब इसको अगेंस्ट द फील्ड ले जाएंगे तो वर्क नेगेटिव होगा, और जब अलोंग द फील्ड जाएंगे तो वर्क पॉजिटिव होगा। तो वर्क इज़ इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन याद रहे यहाँ पर मैं नेगेटिव साइन लाजमी पुट करूँगा। क्यों पुट करूँगा? क्योंकि जिस वर्क से पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आती है, वर्क इज़ पॉजिटिव। कब? जब पोटेंशियल एनर्जी में कमी आए। एंड वर्क इज़ नेगेटिव जब पोटेंशियल एनर्जी में क्या आए? इनक्रीज़ आए। तो नेगेटिव वर्क से पोटेंशियल एनर्जी में इनक्रीज़ आती है, क्योंकि अगेंस्ट द फील्ड वर्क करना पड़ता है, जिससे ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आती है। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था। तो साइन कन्वेंशन, अगर कहीं पे हाइट इनिशियल भी गिवन हो और हाइट फाइनल भी गिवन हो, तो फिर आपने ये याद रखना है कि जिस वर्क से पोटेंशियल एनर्जी में इंक्रीज़ आती है वो वर्क नेगेटिव होता है। बहरहाल वर्क इज़ mgh। तो हम एक एग्जांपल ले सकते हैं। अगर आप सीढ़ियाँ चढ़ते हैं और आपका मास है 50 किलोग्राम, ठीक है, और आपके पास आपके बैग में जो है 5 kg की, या लेट्स सपोज मैं लिख लेता हूँ कि M6 kg की आपका बैग है, और आप दोनों किसी हाइट पे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं। अब सीढ़ियों की टोटल हाइट जो है, एक सीढ़ी की लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ कि हाइट जो है दैट इज़ 6 सेंटीमीटर, ठीक है, एक स्टेप की हाइट है। और आप यूँ मान लें कि वहाँ पर 20 स्टेप्स हैं, ठीक है, तो n इज़ 20। तो टोटल जो हाइट होगी, आप हाइट कैलकुलेट करेंगे nx के साथ, क्योंकि एक सीढ़ी की हाइट मल्टीप्लाइड विद 20, ये आपके पास हाइट आ जाएगी। और अब आपको कहा जाए कि जी ये सारा कुछ होता है जी 20 सेकंड में कवर होता है, आप 20 सेकंड में ऊपर पहुंचते हैं, ठीक है। तो आपका पावर क्या है? तो आप पावर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो पावर का फार्मूला है वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, और वर्क इस केस में mgh होगा। और m क्या है? दो ऑब्जेक्ट्स, इनको ऐड करना पड़ेगा। आप भी जा रहे हैं, आपके साथ आपका बैग भी है, तो m इज़ द सम ऑफ m1 एंड m2। एंड हाइट तो मैंने बता दिया कि जी हाइट इज़ नंबर ऑफ स्टेप्स मल्टीप्लाइड विद
height of each step, and then you just substitute the values here in this formula and you get the result. So यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ m1 प्लस m2 और साथ में g भी मल्टीप्लाई करेंगे, h भी मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे जो है h की जगह मैं nx लिख लेता हूँ और नीचे हाई टाइम है। तो अब सब की वैल्यूज़ पुट कर लें एंड यू गेट द रिज़ल्ट। तो आपको पता चल गया होगा कि पावर जो है असल में वर्क का रेट है, कितनी तेज़ी से वर्क होता है। तो पावर पे मज़ीद भी क्वेश्चंस हो सकते हैं और वर्क के भी कई फार्मूले मुख्तलिफ़ चैप्टर्स में आएंगे, तो वहाँ पर साथ साथ पावर का भी जिक्र होता रहेगा। इन थर्मोडायनामिक्स में हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में हो सकता है, मुख्तलिफ़ केसेस में हम ये डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के लिए मेरा ख़्याल है ये काफ़ी था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इसमें मज़ीद बात करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। दलो अल्लाह पामान।